नमस्कार। मैं आरती यादव स्वागत करती हूँ आप सभी का इस वीडियो में। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ एंड मस्त होंगे। आज की वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है जो 2024 में यूपी बीएससी नर्सिंग का फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं। ये आज का वीडियो जो हम बना रही हूँ ये अभी तक का सबसे महत्वपूर्ण वीडियो है। इस वीडियो को पूरा जरूर देखा जाएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करना। बात करेंगे कि फॉर्म आपके कब तक आएंगे, पेपर किस माध्यम होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके फॉर्म के टाइम मांगे जाएंगे, जो भी डॉक्यूमेंट्स जरूरी है वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से तैयार करके रखने, अन्यथा आप फॉर्म के टाइम बहुत सारी परेशानी आपको झेलनी पड़ती है और फॉर्म आपका सही से नहीं भरता, फिर आगे आपको दिक्कत होती है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, जिससे आने वाली प्रत्येक अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए एक एक पॉइंट पर बात करते हैं, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसका पेपर पैटर्न क्या है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो नए, जिनको बिल्कुल भी पता नहीं अभी कि इस एग्जाम में किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कितने क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, इसका सिलेबस क्या है। तो देखिए यहाँ पर पेपर पैटर्न की बात की जाए तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जनरल नॉलेज, जनरल इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपी बीएससी नर्सिंग में। और ये आपको पता होना चाहिए यूपी बीएससी नर्सिंग का जो एग्जाम है वो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, जो CNET के नाम से जाना जाता है। CNET के नाम से ये एग्जाम जाना जाता है, कंबाइंड नर्सिंग इंट्रेंस टेस्ट। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स यही भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ABBMU क्या है, ये CNET क्या है। तो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा ये एग्जाम आपका कराया जाता है, ठीक है, जो CNET के नाम से जाना जाता है। यूपी में आप कहीं से भी बीएससी नर्सिंग कोर्स करना चाहोगे, चाहे प्राइवेट कॉलेज से करो चाहे गवर्नमेंट कॉलेज से करो, आपको ये एग्जाम तो देना ही पड़ेगा। बिना इस एग्जाम के आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते। ओके, आगे बात करेंगे फिजिक्स के आपसे कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फिजिक्स के 40 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 40, बायोलॉजी के 40 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज के यहाँ पर 20 क्वेश्चन, जनरल इंग्लिश के 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और नर्सिंग एप्टीट्यूड के यहाँ पर 40 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। नर्सिंग एप्टीट्यूड में कुछ क्वेश्चन आपको बायोलॉजी के भी मिल जाते हैं, तो आप परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारे इस चैनल पर शाम 4:30 बजे डेली लाइव क्लास चलती है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जनरल नॉलेज और नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आपको कराए जाते हैं। ज्यादातर आपके जो क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ मिलेंगे वो नर्सिंग एप्टीट्यूड की बहुत सारी वीडियो डली हुई है, जनरल नॉलेज की काफी वीडियो डली है, बायोलॉजी की तो पारी नहीं, बहुत ज्यादा वीडियो यहाँ पर इस चैनल पर डली हुई है। यदि आप इन सभी वीडियोस को देख लेते हैं तो आप एग्जाम में काफी हद तक अच्छा करके आएंगे, ठीक है। तो टोटल आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप तैयारी यदि कर रहे हैं तो शाम 4:30 बजे आप क्लास को जरूर अटेंड करिएगा, लाइव क्लास को। ओके, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कि यहाँ निगेटिव मार्किंग है या नहीं है। तो यहाँ किसी प्रकार की कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। आप 200 क्वेश्चन में 200 पर भी टिक करके आ सकते हैं। पेपर इसका ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन होगा, इस पर भी बात करेंगे। बात करते हैं कि सिलेबस क्या है, इसका क्या आपको पढ़ना क्या नहीं पढ़ना है। तो देखो, जो आपका न्यू सिलेबस है NCERT के अनुसार जो आपका सिलेबस चेंज किया गया है वही सिलेबस आपको पढ़ के जाना है। NCERT के अनुसार आपको पढ़ना है। NCERT में कुछ चैप्टर आपके कम कर दिए गए, जैसे 12th बायोलॉजी की बात की जाए तो 12th बायोलॉजी में यहाँ पर आपके जो चैप्टर हैं वो 13 चैप्टर हैं। पहले 16 हुआ करते थे, 3 चैप्टर आपके हटा दिए गए। तो उन 3 चैप्टर को आपको नहीं पढ़ना है, केवल आप 13 चैप्टर पढ़ के जाइएगा, इसी के अनुसार आपको पेपर मिलेगा। उसी प्रकार से 11th की बात की जाए तो 11th में भी आपके कुछ चैप्टर कम कर दिए गए, तो वो भी आपको नहीं पढ़ने हैं। जो चैप्टर हटा दिए गए हैं वो आपको नहीं पढ़ के जाने। कौन कौन से चैप्टर हटा दिए गए इस पर हम वीडियो लेके आएंगे, हम आपको बता देंगे। तो आपको NCERT पढ़ना, केवल NCERT पढ़िएगा आप। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए ज्यादा से ज्यादा। जो भी आपको मेरे BSc नर्सिंग एग्जाम से संबंधित जो भी क्वेश्चन है वो आप सभी क्वेश्चन को लगा के जाइएगा। यदि आपको BSc नर्सिंग क्वेश्चन नहीं मिल रहे तो नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लगा लीजिएगा। नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लेते हैं 2010 से ऊपर, तो आप एग्जाम में काफी हद तक अच्छा करके आएंगे, ठीक है। किसी भी सब्जेक्ट की बात कर लो, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, चाहे बायोलॉजी, आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यदि आपके नीट के हैं आपके पास तो उनको आप लगा के जरूर जाइएगा। ओके, और NCERT ही आपको पढ़ना है, NCERT के अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। और जो न्यू सिलेबस आपका 2024 में है NCERT बुक में वही आपको पढ़ के जाना है। इसके अलावा आपसे कुछ भी ज्यादा पूछा नहीं जाएगा। पेपर बहुत ज्यादा कठिन नहीं आता, बहुत ही इजी पेपर आता है। आप आराम से कर सकते हैं यदि सही से तैयारी कर लेते हैं 3-4 महीने, ठीक है।
बात करते हैं कि पेपर किस भाषा में आएगा और साथ ही साथ आपका ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन होगा। तो देखो यूपीपीएससी नर्सिंग का जो पेपर होता है वो ऑफलाइन पेपर होता है, ऑनलाइन पेपर आपका नहीं होता है, ठीक है। दूसरी बात, पेपर किस भाषा में आएगा, तो 2023 के अनुसार देखा जाए तो पेपर आपका इंग्लिश भाषा में आया हुआ था, इंग्लिश भाषा में पेपर आया हुआ था केवल। लेकिन इस ईयर हो सकता है कि 90% चांस है कि आपका पेपर जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपको देखने को मिल जाए, लेकिन ये बिल्कुल भी कंफर्म नहीं है। इस प्रकार का कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। बहुत सारी वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी, यूट्यूब चैनल पर, अलग अलग चैनल पर, कि पेपर हिंदी में हो गया। ये आप बिल्कुल भी न रखें अपने दिमाग में कि ये पेपर हिंदी में हो चुका है। अभी इस प्रकार का कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। जब तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आ जाए तब तक आप पूर्णतः विश्वास मत करिएगा। आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में तैयारी करते हुए चलें। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो इंग्लिश में भी पढ़ते हुए चले थोड़ा थोड़ा, नहीं तो आप आगे चल के फंस जाएंगे। आपकी तैयारी जो है वो बिल्कुल बेकार हो जाएगी, क्योंकि पेपर आपको इंग्लिश में मिलेगा, आप वहाँ पर नहीं कर पाएंगे जाके। तो आप कोशिश ये करें कि हिंदी और इंग्लिश दोनों पर पढ़ने की कोशिश करें। आजकल जो भी पढ़ाई हो रही है यूट्यूब चैनलों पर वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में हो रही है, तो आप दोनों भाषाओं में पढ़ते हुए चलें। ये बिल्कुल क्लियर नहीं है अभी तक कि पेपर जो है वो दोनों भाषाओं में आएगा। आप दोनों में तैयारी करते हुए चलिएगा तो ज़्यादा बेहतर आपके लिए रहेगा। पेपर आपका ऑफलाइन होता है। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण, आपके लिए ये सबसे महत्वपूर्ण जानना ये जरूरी है कि यदि आप फॉर्म यूपीपीएससी नर्सिंग का डालना चाहेंगे तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए फॉर्म के टाइम। यदि ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए वो 10th की मार्कशीट है। 10th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि 10th की मार्कशीट के अनुसार ही आपका नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, आपकी डीओबी वो 10th के अनुसार ही भरी जाती है। तो 10th की मार्कशीट जो है वो आपके पास ओरिजिनल मार्कशीट होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे आपके पास 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। लेकिन जो स्टूडेंट्स इस साल पेपर दिए हुए हैं 12th का, उनके पास मार्कशीट तो नहीं होगी, लेकिन तब भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जब मार्कशीट आपकी, जब तक आपका कॉलेज में एडमिशन होगा तब तक आपकी मार्कशीट जो है वो आ जाती है। तो आप अपीयरिंग वाले स्टूडेंट्स भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो 12th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, जिनके पास है, जो 12th कर चुके हैं। जिनके पास नहीं है, जिन्होंने इस साल ही एग्जाम दिया है, तो वो भी बच्चे डाल सकते हैं, लेकिन तब तक आपकी आ जाएगी जब तक आप कॉलेज में एडमिशन कराने के लिए जाएंगे। तीसरे नंबर पे आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड, पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए, जो भी आईडी आप लगाना चाहेंगे। आधार कार्ड यदि आपके पास है तो आधार कार्ड की डिटेल आप जरूर देख लीजिएगा। यदि वो आधार कार्ड में नाम 10th में जो नाम आपका दिया हुआ है वही नाम, वही डीओबी, वही आपके माताजी पिताजी का नाम नहीं लिखा हुआ है, तो आप अपने आधार कार्ड को सही करा लीजिएगा। अभी आपके पास टाइम है, क्योंकि आधार कार्ड और 10th की मार्कशीट का जब नाम मैच नहीं करता है तो आपको कॉलेज में जब आप एडमिशन कराने के लिए जाते हैं तो आपको काफ़ी दिक्कतें झेलनी पड़ती है, आपको चक्कर काटने पड़ते हैं वहाँ के। तो आप पहले से ही करवा के सही रखें, ये आधार कार्ड को सही करवा लिए। आधार कार्ड आपका सही नहीं है, 10th के अनुसार नहीं है तो, ठीक है। अब आपको चौथे नंबर पे क्या तैयार करके रखना है, तो जो कास्ट सर्टिफिकेट आपका किसका लगेगा, किन बच्चों का नहीं लगता है। तो कास्ट सर्टिफिकेट जो ओबीसी वाले स्टूडेंट्स है वो मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना। आपको कास्ट सर्टिफिकेट पहले से बनवा के जो आपने रख लिया वो आपका नहीं लगेगा। 1 अप्रैल 2024 के बाद का ही कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। यदि अभी तक आपने नहीं बनवाया है तो आप बनने के लिए डाल दीजिएगा। फॉर्म जब तक आएगा तब तक आपका बन जाएगा। और जिन्होंने बनवा लिया है ओबीसी स्टूडेंट्स हो वो आपका नहीं चलेगा, आप दूसरा बनवा लीजिएगा, ठीक है। तो 1 अप्रैल 2024 के बाद का ही आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए ओबीसी स्टूडेंट्स का। एससी स्टूडेंट्स यदि आप हो तो आपका चल जाएगा, 1 साल पुराना भी तब भी आपका चल जाएगा। यूआर वालों का लगता नहीं है तो आप परेशान ना हो। अब बात करते हैं यहाँ पर कि आपका 5वां क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, तो ईडब्ल्यूएस जो इनके पास है तो वो ईडब्ल्यूएस भी आपका 1 अप्रैल 2024 के बाद का होना चाहिए। उससे पहले का है तो नहीं चलेगा, आप दोबारा से बनवा लीजिएगा, अभी आपके पास टाइम है। उसके बाद आपके पास क्या होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस के बाद तो आपके पास फोटो होनी चाहिए। फोटो आप उसी टाइम, फोटो कैसी लगेगी वो अभी हम आपको दिखा देंगे, उसी के अनुसार आपकी फोटो बनेगी, ठीक है। पहले से फोटो बनवा के न रखें। उसके बाद आपके सिग्नेचर आपके होने चाहिए। सिग्नेचर आप हिंदी इंग्लिश किसी भी भाषा में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपके पास क्या होना चाहिए, तो ईमेल आईडी आपके पास होनी चाहिए। ईमेल आईडी ऐसी होनी चाहिए जो आपके फॉर्म में लगेगी,
जो आपकी चल रही हो। ऐसा नहीं कि बंद हो जाए ईमेल आईडी, वो ईमेल आईडी आप लगा दें, नहीं लगा सकते हैं। तो ईमेल आईडी ऐसी लगाएं जो आपकी चल रही है। उसके बाद आपके पास नंबर ऐसा होना चाहिए जो आपका चल रहा हो, ठीक है। ये सब चीजें आपसे फॉर्म के टाइम मांगी जाती हैं, तो आप इनको तैयार करके रखिए। यदि आप पीएच कैंडिडेट हो तो आप अपना पीएच सर्टिफिकेट भी तैयार करके रखिएगा, ठीक है। दिव्यांग वाला वो भी आप लगा सकते हैं। आर्मी वाला आपके पास सर्टिफिकेट है तो वो भी आप लगा सकते हैं, इससे आपको फायदा ही होगा। ओके, तो ये डॉक्यूमेंट्स है जो हमने आपको बता दिए हैं। अब बात करते हैं कि इसका एंट्रेंस एग्जाम कब होगा। तो एंट्रेंस एग्जाम की जो डेट है वो आ चुकी है। डेट जो है वो आपकी बढ़ा दी गई थी, मैंने एक दिन वीडियो भी बनाई थी। इसके जो एग्जाम की जो डेट है वो बढ़ा दी गई है। तो इसका जो एग्जाम आपका होना है वो 9 जून को होना तय हुआ है। बीएससी नर्सिंग का जो एग्जाम आपका होगा वो 9 जून को होगा, जबकि पैरामेडिकल यूपी पैरामेडिकल का जो पेपर होगा वो 23 जून को होगा। पहले ये एग्जाम जो था वो 8 जून को तय हुआ था होना, लेकिन ये 8 से न होकर अब 9 जून इन्होंने कर दिया है। तो एग्जाम की डेट भी आपकी आ चुकी है। अब बात यहाँ पर करते हैं हम कि आपका सेंटर कहाँ जाता है। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिएगा, शेयर कर देना। और कोई भी यदि आपका डाउट है तो कमेंट करके आप मुझसे जरूर पूछना, मैं उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर कि इसके फॉर्म कब आएंगे और साथ ही साथ आपका सेंटर जो है वो कहाँ कहाँ जाता है। देखिए 2023 के अनुसार यह देखा जाए कि आपके फॉर्म कब आए हुए थे, तो 2023 में आपके 15 अप्रैल को फॉर्म आ गए थे। लेकिन इस ईयर हमें तो नहीं लगता है कि 15 अप्रैल को आपके फॉर्म आ जाएंगे तो वो और भी अच्छी बात है। जैसे ही फॉर्म आएंगे तो आपको बता दिया, लेकिन आप ये मान के चलिए कि आपके फॉर्म जो है वो अप्रैल लास्ट तक आने की पूरी संभावना है, ठीक है। अप्रैल लास्ट तक आपके फॉर्म आने की संभावना है। और लास्ट डेट इन्होंने 18 मई दी हुई थी यहाँ पर। और पिछली ईयर जो पेपर आपका हुआ था वो 4 जून को हुआ था, लेकिन इस ईयर जो आपका पेपर होगा वो 9 जून को होना तय हुआ है। यहाँ बात कर ली जाए कि इसके सेंटर कहाँ कहाँ जाते हैं, तो यूपी में कुछ जिले हैं आपके जहाँ पर सेंटर इसके जाते हैं, जैसे आगरा में, आजमगढ़, बांदा, गोरखपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, बनारस में, अलीगढ़ में, बरेली में, गाजियाबाद में, झांसी, मेरठ, प्रयागराज, अयोध्या, बस्ती, गोंडा, कानपुर में, मिर्जापुर में और सहारनपुर में। इन जगहों पर इनके सेंटर बनते हैं। इटावा में तो सेंटर आपका नहीं बनता है, इस बात को ध्यान रखें, ठीक है। तो जो भी इटावा वाले बच्चे हैं वो अपना सेंटर जब भी भरें तो वो आगरा भर सकते हैं, कानपुर भर सकते हैं अपना, ठीक है। इन जगहों पर अपना सेंटर भर सकते हैं। तो ये आपका सेंटर भी मैंने आपको बता दिया, ये पूरा नोटिफिकेशन पिछली ईयर का है। और ये एक बात और याद रखना कि आपकी एज जो है वो 17 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। 17 वर्ष पूरी एज आपके पास होनी चाहिए, यानी कि वो भी कब तक होनी चाहिए, तो 31 दिसंबर 2024 तक। 31 दिसंबर 2024 तक आपकी एज जो है वो 17 वर्ष पूरी होनी चाहिए, तभी आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और 10th 12th में जो आपकी परसेंटेज होनी चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को जोड़कर, तीनों को जोड़कर, वो आपकी 45% होनी चाहिए मिनिमम, ठीक है। और आपके पास इंग्लिश सब्जेक्ट जरूर होना चाहिए। यदि आपके पास इंग्लिश सब्जेक्ट 12th में नहीं है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते, ओके। और साथ ही साथ यहाँ पर जो स्कूल आपके यूपी बोर्ड रहा हो, चाहे आपका सीबीएसई बोर्ड हो, कोई भी हो, आप भर सकते हैं। और जो मैरिड कैंडिडेट है, जिनका विवाह हो चुका है, शादी हो चुकी है, वो कैंडिडेट भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। और यहाँ पर गर्ल्स एंड बॉयज दोनों ही यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। ऐसा नहीं यहाँ पर है एम्स बीएससी नर्सिंग जैसा कि केवल गर्ल्स ही फॉर्म को डाल सकती है। यूपी बीएससी नर्सिंग का जो फॉर्म है वो गर्ल्स एंड बॉयज दोनों ही डाल सकते हैं। और दूसरी बात, इस फॉर्म को यदि आप भरते हैं तभी आप एग्जाम देते हैं, तभी आप यूपी में कहीं से भी बीएससी नर्सिंग कोर्स कर पाएंगे। प्राइवेट से भी यदि आप करना चाहेंगे तो आपको ये टेस्ट तो देना ही पड़ेगा। इस टेस्ट के बिना आप कहीं भी एडमिशन नहीं ले सकते हैं। CNET के नाम से जो टेस्ट आपका कराया जा रहा है, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के द्वारा, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। आपका देखो यहाँ लिखा भी है, जो आपका वैलिड ओबीसी सर्टिफिकेट है पिछली ईयर वो 1 अप्रैल 2023 के बाद का ही माना गया था, एक्सेप्ट किया गया था। और वहीं EWS भी जो था आपका वो भी 1 अप्रैल 2023 के बाद का ही एक्सेप्ट किया गया था। तो तभी मैंने आपको पहले ही बता दिया, क्योंकि अब आपके फॉर्म में आने का ज़्यादा टाइम नहीं रहा बच्चा आपके पास। और दूसरी बात, आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स होने ही चाहिए, इसीलिए ये वीडियो बनाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था। यहाँ पर देखिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए, तो सब्जेक्ट मैंने आपको बताई दिए, पूरा नोटिफिकेशन है। हाँ, फोटो कैसी होनी चाहिए, फोटो आपकी जो है वो इस प्रकार से होनी चाहिए। फोटो में आपका नाम डला होना चाहिए और साथ ही साथ आपकी DOB डली होनी चाहिए।
डीओ भी डली होनी चाहिए और आपके यहाँ पर इस प्रकार से स्लेट की तरह वो रखा होना आगे, फोटो के आगे ये स्लेट जैसी आपकी बन जाएगी। उस स्लेट पर ही आपका नाम आपका और साथ ही साथ आपकी डीओ भी लिखी होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है तो आप ये काम जरूर कराएं, तभी अपना फोटो खिंचाएं, अन्यथा फोटो जो पुरानी रखी है वो फोटो न लगाएं। और सिग्नेचर भी आपके पास थोड़ा स्पष्ट होने चाहिए, इंग्लिश में करो चाहे हिंदी में करो, लेकिन आपके सिग्नेचर जो है वो स्पष्ट होने चाहिए, दिखने चाहिए कि यह आपका ही नाम है। और पेपर में जो आपका टाइम यहाँ पर लगता है वो 2 घंटे का पेपर होता है, 1 से 80 मिनट आपको दिए जाते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर पेपर जो है वो किस में होता है, तो वो आपका OMR सीट पर होता है, यानी कहने का अर्थ है पेपर आपका ऑफलाइन होता है। ठीक है, निगेटिव मार्किंग आपकी होती नहीं है, 200 क्वेश्चन आपसे दिए जाते हैं। और मैंने आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में क्या क्या पूछा जाता है, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैंने आपको बता दिया। इंटरमीडिएट आपसे पूछा जाता है, यानी कि आपको 11th और 12th ही दोनों पढ़ के जाने हैं। 11th और 12th आपको पढ़ के जाने, ज्यादा से ज्यादा जो आपको ध्यान देना है वो क्लास 12 पर ध्यान देना है। क्लास 12 से यहाँ पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगभग 70% आपको पेपर जो है वो क्लास 12th से मिलेगा। तो क्लास 12th पर आप ज्यादा ध्यान दीजिएगा। तो मैंने वो सभी पॉइंट आपको बता दिए जो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थे, जो जानना जरूरी था। अब कोई आपके पास डाउट है तो आप मुझे बताइएगा, कौन कौन से कॉलेज यहाँ पर जुड़े हुए हैं, इस पर वीडियो पहले से बनी है। यदि आप बताएंगे तो हम दोबारा से वीडियो बना देंगे या तो कमेंट करेंगे ज्यादा से ज्यादा।